हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कब, कैसे और क्यों आए थे। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 as traders in the form of East India Company, which had the exclusive rights of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I. तो क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू एक चार्टर पास हुई, तो उनको एग्जीक्यूटिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया दिया गया था। ओके, अब अगर ट्रेडर्स आते हैं तो ऑब्वियसली उनके जो राइट्स रहेगा वो ट्रेडिंग के ऊपर रहेगा। सो 1765 तक वो ट्रेडर्स थे इंडिया में, एंड उनके जो राइट्स थे ट्रेडिंग के ऊपर थे। देन क्या हुआ, 1765 में उनको कुछ दीवानी के राइट्स दिए गए थे। दीवानी का मतलब ये हो गया कि राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो उनको रेवेन्यू के ऊपर भी राइट्स मिल गई थी और सिविल जस्टिस के ऊपर भी, बट ये कुछ एरिया के लिए सीमित था। इन हुईच एरियाज ना, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये 3 एरियाज में उनको राइट्स मिल गए थे। मैं यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ा रिवोल्ट था। उसके बाद 1858 में कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया गया एंड अब रूल करना शुरू हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सो अब क्राउन रूल शुरू हो गया 1858 से लेकर 1947 तक। ओके, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल के अंडर जो एक्ट पास हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए थे। तो आज हम कंपनी रूल के जो 4 एक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम कंपनी रूल के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस एक्ट का पहला पॉइंट यह है कि गवर्नर ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट फीचर्स में ये लिखा गया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे ना, लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। ओके, एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। यहाँ एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। वो जो 4 मेंबर्स थे वो क्या करते थे ना, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में चेंजेस हो रहा था वो सब रिपोर्ट्स वो उनके सरकार को दे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, बट अब सब ऑर्डिनेट्स कर दिया गया। देन थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कोलकाता में इन 1774, जहां 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस थे। देन फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और ब्राइब्स फ्रॉम लोकल्स। मीन्स कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको ब्राइब या प्राइवेट ट्रेड में प्रोहिबिट किया जाता था। ओके, लास्ट पॉइंट, कोड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। लास्ट पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो कोड्स ऑफ डायरेक्टर्स थे वो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर सुपरविजन करते थे। देन कंपनी रूल के सेकेंड एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मैं इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले बता देता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बीच एक और एक्ट बना हुआ था जिसका नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। देन पिट्स इंडिया एक्ट का फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईआईसी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके जो कमर्शियल काम थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे ये दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका काम किया दिया गया था ना, वो कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। अब एक न्यू बॉडी बनाई गई जो 6 मेंबर वाली बॉडी थी जिसका काम कर दिया गया वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। देन थॉस इट एस्टैब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट में डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी। देखिए, ये जो
कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, इस तरह से डबल गवर्नमेंट बनाएंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स है उसको सुपरवाइज और डायरेक्ट ऑपरेशन करने का काम दिया गया था। ओके, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को जो सेंट्रलाइज करने का जो काम था उसका एक फाइनल स्टेप था इस एक्ट का। तो उसके फीचर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था ना, लॉर्ड वारंटन, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इसको याद रखना। एंड ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स वी आर वेस्टेड टू हिम, ये सारे पावर्स उनको दिया गया था। ओके, देन द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वी आर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, व्हाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वी आर कॉल्ड एज एक्ट्स। प्रीवियस एक्ट में जितने भी एक्ट्स थे उसको रेगुलेशंस कहा गया, लेकिन अभी जो एक्ट्स बन रहे थे उसको एक्ट कहा गया। ओके, इसको याद रखना। देन ईआईसी में जो कमर्शियल एक्टिविटीज थे उसे एंड कर दिया गया एंड एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बट दिस प्रोविजंस वाज नेग्लेक्टेड आफ्टर ऑपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये पॉइंट में ये लिखा गया है कि एक सिस्टम को ओपन करने अटेम्प्ट किया गया इंट्रोड्यूस में, और एक चीज़ भी कही गई थी कि इंडियंस जो है वो कोई ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं अंडर कंपनी पर। ये जो चीज़ कही गई थी इंडियंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसके कारण ये चीज़ क्लोज कर दी गई। अब कंपनी रूल का जो लास्ट एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट का जो फर्स्ट फीचर्स है वो है सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इसमें क्या हुआ ना, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो दो फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, उस फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स to the council hence established a separate governor general's legislative council which came to be known as Indian Legislative Council। सेकेंड फीचर्स ये कहता है कि यहाँ काउंसिल में 6 मेंबर्स को ऐड किया गया है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। देन एज वेल एज इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर थे वो सेम ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह थे। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पे ये लिखा गया है कि प्रीवियस में जो चार्टर एक्ट था 1833 के, उसमें ओपन कंपटीशन सिस्टम को अटेम्प्ट किया गया था, बट यहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देन एक मैक्युलरी कमेटी बिठाई गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। ये पॉइंट ये कहता है कि कंपनी के जो रूल था उसको स्टैंडर्ड कर दिया गया बिकॉज इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं था, इसको कभी भी टर्मिनेट या ख़त्म किया जा सकता है जब पार्लियामेंट को लगे तब। लास्ट पॉइंट, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंट्रोड्यूस्ड। 4 मेंबर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा इन द न्यू 6 मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 6 मेंबर्स थे उसमें 4 मेंबर्स को लोकल गवर्नमेंट में अपॉइंट किया गया इन 4 प्रोविंसेस। कौन सी प्रोविंसेस ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ओके, अब कंपनी के जितने भी एक्ट है उसको हम कवर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में। ओके, थैंक यू।